नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों, जुलाई मंथ कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, क्वेश्चंस तो बनेंगे ही यहाँ से। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स करीब होते हैं और दूसरा ही कारण होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, तब लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। इसी वजह से मैं 15-15 दिनों पर वीडियो लेकर आया करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक तो 15 दिन का एक साथ एक स्टूडेंट तैयार कर लेता है, फिर अगले 15 दिन के बाद जस्ट फिर से दूसरा पार्ट तैयार कर लेता है। तो उसके पास ना ही कोई बोझ ज़्यादा इकट्ठा होता है ज़्यादा क्वेश्चंस का, और बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करके मैं भी बता सकता हूँ, और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है या बीच में अगर किसी का एग्जाम रहता है तो उसमें उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो यही कारण है कि 2 पार्ट में ये वीडियो लाया जाता है। पार्ट 1 15 तारीख के बाद अपलोड होती है और पार्ट 2 30 या 31 तारीख के बाद अपलोड हुआ करती है। काफ़ी बच्चे इस पर कमेंट कर रहे थे कि कैसे अभी जुलाई मंथ का निचोड़ आ गया बिना जुलाई मंथ कंप्लीट हुए, तो उनके लिए ये था। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज फ्री में अवेलेबल है। फ्री में ही इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट 1 की और भी बाकी सभी महीनों की ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है। बाकी सभी महीनों की वीडियो वगैरह भी देखना है तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में इसरो ने किया है सफलतम परीक्षण विकास इंजन का मिशन गगनयान के लिए। मिशन गगनयान दोस्तों लॉन्च होने ही वाला है। हालांकि इसकी डेट टलती जा रही है ड्यू टू कोविड-19। प्रिपरेशन हो नहीं पा रही है अच्छे से इसकी, ठीक है। तो इस वजह से टलता तो जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये अभी उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 के एंड तक या हो सकता है 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ये लॉन्च कर दिया जाए। इसको लॉन्च किया जाएगा जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 से, मार्क 3 से, ठीक है। तो ये रॉकेट का नाम है, इसे लॉन्च किया जाएगा। गगनयान कार्यक्रम या गगनयान मिशन के तहत होगा क्या? इसके तहत दोस्तों 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में भारत में, ठीक है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अभी हाल ही में इसके विकास इंजन का, डेवलपमेंट इंजन का अभी हाल ही में टेस्टिंग हुआ है, जो एक प्रकार से इसे कह सकते हैं हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट किया गया है, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ये किया गया तमिलनाडु में, ठीक है। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा किया गया है। अब देखिए, ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं इनको ट्रेनिंग के लिए रसिया भेजा गया था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, कहाँ ये ट्रेनिंग लेने गए? रसिया गए थे, और ट्रेनिंग अब हो चुकी है कंप्लीट। इसरो के बारे में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। के सिवान जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और हेडक्वार्टर्ड है ये बेंगलुरु में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा के सदन का नेता चुना गया? तो राज्यसभा में सदन का नेता दोस्तों चुना गया है पीयूष गोयल जी को। अभी हाल ही में दोस्तों पीयूष गोयल जी सदन के नेता चुने गए हैं राज्यसभा में। इससे पहले थे थावरचंद गहलोत जी, लेकिन वो कर्नाटक के बना दिए गए हैं राज्यपाल। याद रखिएगा, अभी 8 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो 8 राज्यों में एक राज्य था कर्नाटक भी, जिसके गवर्नर बनाए गए थावरचंद गहलोत, जो कि पहले राज्यसभा में सदन के नेता थे। तो अब वो पद खाली हो गया, तो पीयूष गोयल जी को बना दिया गया है। अच्छा, अभी उपनेता भी चुना गया है राज्यसभा में। उपनेता किसे चुना गया है? ये मुख्तार अब्बास नकवी जी को चुना गया है, ठीक है। तो उपनेता राज्यसभा में पूछा जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी जी, और सदन का नेता पीयूष गोयल जी। अगर आपसे विपक्ष का नेता पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। क्यों? कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। वे विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। किसकी जगह पर आए हैं वो? तो वो अभी दोस्तों कश्मीर के जो गुलाम नबी आज़ाद जी थे, वो रिटायरमेंट लिए, तब फिर उनकी जगह पर ये आए हैं, ठीक है। तो इतना सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा जो है ये भारत का अपर हाउस है, या कहें उच्च सदन है। ये अस्थाई सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए इस पर सेपरेट वीडियोज़ बनी हुई हैं वीडियो कोर्सेज में। इंडियन पॉलिटी का वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI सेवाएं शुरू की? तो भारत ने दोस्तों अभी हाल ही में भूटान में शुरू की हैं भीम UPI सेवाएं। देखिए, भीम का मतलब क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी।
ये होता है भीम का फुल फॉर्म। ये भारत की एक यूपीआई सर्विस के लिए शुरू की गई एक सिस्टम है। यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो भारत का एक रेगुलेटरी बोर्ड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसके तहत हम लोग यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं। अच्छा, अभी अगर आपने आज की करंट अफेयर देखी होगी, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस दिन की करंट अफेयर मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में आज यानी 2 अगस्त को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ई रूपी नाम का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस पर मैं हो सकता है कल तक आपको वीडियो भी दे दूं, डिटेल वीडियो। ये ई रूपी क्या होता है, ये नया कॉन्सेप्ट है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये भी प्रचलित होगा, जैसे यूपीआई सर्विस अब पॉपुलर हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अगला देखते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों स्थापित किया जाएगा पटना, बिहार में। पटना बिहार की राजधानी है, वहाँ पर इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये गंगा नदी में सेटअप किया जाएगा। गंगा नदी में एक 2018-19 में सर्वे किया गया था। उसमें पता चला है कि गंगा नदी में 1455 डॉल्फिन पाई जाती हैं। ठीक है, डॉल्फिन जो मछली होती है, ये एक तो भारत में दोस्तों जो नदी वाली जो डॉल्फिन है, गंगा नदी की डॉल्फिन, इसे सबसे बुद्धिमान माना जाता है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। और दूसरी बात ये कि डॉल्फिन को ट्रेन करना बहुत आसान हो जाता है, ये दुनिया का सबसे समझदार जलीय जीव माना जाता है। ठीक है, तो भारत का ये जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, इसे भी आपको याद रखना है। पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा उसी के कैंपस में यह स्थापित किया जाना है। क्लियर है? चलिए, ये एशिया का भी पहला है, ये भी ध्यान रखना है। भारत का पहला तो है ही साथ ये एशिया में भी पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। अगला, किस गायक ने टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? हिंदुस्तानी वे ये दोस्तों लॉन्च किया है अभी हाल ही में ए आर रहमान ने और इनकी ही एक साथी हैं अनन्या बिरला, इन दोनों ने मिल करके गाया है। एक्चुअली में ए आर रहमान ने इस गाने को लिखा है, कंपोज किया है, और अनन्या बिरला ने अपनी आवाज़ दी है। ओके, ये ओलंपिक में जो हमारी टीम के खिलाड़ी गए हैं, इंडियन टीम के, उनको चीयर करने के लिए, उनको और ज़्यादा मनोबल उनका बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया हिंदुस्तानी वे। ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल सॉन्ग नहीं है। ऑफिशियल सॉन्ग क्या था? ऑफिशियल सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, जिसको गाया है मोहित चौहान ने। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखना आपको। तो फिलहाल यहाँ पर उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इन दोनों ने मिल करके इसे लॉन्च किया है, हिंदुस्तानी वे। टोक्यो ओलंपिक पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए क्वेश्चंस वहाँ से बनने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ए आर रहमान के बारे में जानना चाहोगे? ए आर रहमान दोस्तों 2 बार एकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, जीत चुके हैं। 2 बार ये ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, 1 बाफ्टा अवार्ड जीत चुके हैं, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुके हैं। 15 बार ये फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, 6 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं, और 2010 में इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आप जान सकते हैं कितना बड़ा ये नाम है। अगला, आरबीआई ने किस डेबिट कार्ड कंपनी पर नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो आरबीआई ने अभी हाल ही में मास्टर कार्ड एशिया पर लगा दिया है प्रतिबंध। मास्टर कार्ड जो है दोस्तों, ये कंपनी अब इंडिया में नए कस्टमर को अपना कार्ड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या प्रीपेड कार्ड। तो ये मास्टर कार्ड अब नहीं दे पाएगी। कारण क्या है? कारण ये है कि आरबीआई ने इसको पहले ही दोस्तों सचेत किया हुआ था कि अपना जो डाटा सेंटर है, या जिसे हम लोग कह सकते हैं सर्वर हाउस है, वो इंडिया में बना लो। ये सुन ही नहीं रहा था, तो फिर अब आरबीआई ने इसे लगा दिया है बैन। ठीक है, इंडिया में, कि अब इंडिया में जब तक अपना ये मानोगे नहीं, इंडिया में अपना डाटा सेंटर लागू नहीं करोगे, बनाओगे नहीं सर्वर हाउस, तब तक मैं यहाँ पर अप्रूव नहीं करूँगा आपको। ओके, चलिए, तो फिलहाल मास्टर कार्ड के बारे में बात करें तो इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी, भारतीय मूल के हैं, इनका नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, अजय बंगा, और ये एक यूएस की कंपनी है फिलहाल। चलिए अगला देखते हैं। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला खाड़ी देश बन गया है यूएई। देखिए दोस्तों, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी एक क्वेश्चन इससे पहले आया था, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने यूएई के बीच में और इजराइल के बीच में शांति समझौता कराया था। एक्चुअली में जो यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में जो ये कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये इजराइल को देश मानती नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चलता रहता था। लेकिन पहली बार शांति समझौता यूएई का करा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के बीच में। तो ये भी एक इतिहास बना था, पहला खाड़ी देश बना था। ठीक है, यूएई। और फिलहाल अब जो है, अब वहाँ पर जो बाइडन आ गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में फिलहाल, तो उनसे तो मतलब नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन में मतलब है इजराइल से। इजराइल में दूतावास यानी एम्बेसी खोल दिया है अपना यूएई। ऐसा करने वाला भी ये पहला खाड़ी देश बन गया है। अगला देखते हैं। अच्छा, इजराइल में नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, नेफ्ताली बेनेट, इनका नाम याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच कहाँ पर एक्सरसाइज शील्ड आयोजित हुआ। तो एक्सरसाइज शील्ड दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित हुआ, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में। ये त्रिराष्ट्रीय एक टेबल टॉप एंटी नारकोटिक्स और समुद्री खोज टाइप का एक एक्सरसाइज था, मॉक ड्रिल था। ठीक है, तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया। अगला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में वाराणसी में किया है रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन। ये भारत का पहला रुद्राक्ष सम्मेलन था। एक्चुअली में ये जो सम्मेलन है एक रुद्राक्ष नाम के एक हाउस में, या कह सकते हैं कि हम लोग कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये आयोजित किया गया था। एक ऐसा कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया गया है जो इंटरनेशनल लेवल का है। इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स वगैरह इसमें हुआ करेंगी और इसका आकार दोस्तों शिवलिंग की तरह है और ऊपर बड़े बड़े आकार में 108 रुद्राक्ष बनाए गए हैं, जिस वजह से इसका नाम रख दिया गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, तो इसका निर्माण जापान के द्वारा, जापान की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस हॉल है ये इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग वगैरह करने के लिए। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया है। तो मातृ कवचम अभियान दोस्तों ये केरल राज्य सरकार का अभियान है और ये जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उनको कोविड-19 का वैक्सीन लगाने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान दोस्तों किसी भी समय आप कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट के और फिल्म सिटी के बीच में चलाई जाएगी। फिल्म सिटी बन रही है दोस्तों, भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई जा रही है नोएडा में, और उससे और नोएडा एयरपोर्ट जिसका नाम चेंज करके अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है, पहले इससे पहले जेवर एयरपोर्ट था। ठीक है, तो वहाँ के बीच में ये चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी जो होगी 14 किलोमीटर की यात्रा तय किया करेगी। इसके लिए 862 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये भारत की पहली पॉड टैक्सी होगी जो कि ड्राइवरलेस टैक्सी सेवा होगी। अगला, किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार की अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में रहा था। दानिश सिद्दीकी ये भारत के थे, ये एक फ़ोटो पत्रकार थे भारतीय मूल के, ये अफ़गानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर तालिबानियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका था। तो ये अफ़गानिस्तान के कांधार प्रांत में ये थे और वहीं पर तालिबानों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पर रिपोर्टिंग करते टाइम इनकी हत्या कर दी गई। इनको 2018 में मिला था पुलित्जर पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदल करके रख दिया गया है बनारस। बनारस अब होगा उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम। ये वाराणसी सिटी में पड़ता है दोस्तों, एक स्टेशन है। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों एक न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। इसका पर्पज़ यही है कि देश भर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करना, उसको अपनाने में लोगों में तेज़ी लाना एक प्रकार से। ठीक है, तो इसमें बहुत से प्रकार की एक प्रकार से कहीं छूट दी जाएंगी, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति अवेयर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक कारों का या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकें। तो 2025 तक का टारगेट भी डिसाइड किया है कि कम से कम इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा हो जाए। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। देखिए दोस्तों, जुलाई मंथ में दो बड़ी हस्तियों का दिवस मनाया जाता है। एक तो 12 जुलाई जब मनाया जाता है मलाला यूसुफजई के नाम पर मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस या विश्व मलाला दिवस। और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के बारे में बात करेंगे। तो नेल्सन मंडेला जी की याद में मनाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे, लोकतंत्रात्मक रूप से बनने वाले। अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। 2010 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने घोषणा की कि अब से इनकी जयंती के रूप में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। इनके दोस्तों दुनिया भर के लगभग सभी देशों के जो भी बड़े बड़े सम्मान होते हैं उनसे सम्मानित किया जा चुका है। सखारोव पुरस्कार, भारत रत्न भी मिल चुका है, निशान पाकिस्तान मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, लेनिन पीस प्राइज़ मिल चुका है, बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे नेल्सन मंडेला जी को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया। तो असम सरकार ने दोस्तों अपनी विधानसभा में पेश किया है मवेशी संरक्षण विधेयक 2021।
इसके तहत हिंदू, जैन, सिख और अन्य जो भी बीफ ना खाने वाले जो समुदाय हैं, जो कम्युनिटी हैं, या फिर उनका कोई भी जो जो कहें धार्मिक स्थल है, जैसे मंदिर हो गया, ठीक है, चर्च वगैरह हो गया, उसके 5 किलोमीटर के रेंज में आसपास में कोई भी ऐसी दुकान या कोई भी ऐसा व्यापार नहीं होगा मवेशियों का जहाँ पर वध किया जाता हो, इनका उपभोग किया जाता हो या फिर अवैध रूप से परिवहन किया जाता हो। ठीक है, इसके लिए लाया गया है मवेशी संरक्षण विधेयक 2021। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया? तो हरेला त्यौहार, हरेला उत्सव दोस्तों ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड के ये कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। जब वहाँ पर नई फसलें आती हैं तो उसकी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मानसून में ही शुरू होता है। बहुत ही फेमस उत्सव होता है और इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना आपको। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो देखिए दोस्तों, अभी कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ, 74वां संस्करण था इसका, और इसमें अभी हाल ही में टाइटन नाम की जो फिल्म है, इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ओके, इसमें दोस्तों एक अवार्ड दिया जाता है पाम डी ओर पुरस्कार, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो पाम डी ओर पुरस्कार इस बार जूलिया डुकोर्ना ने जीता है। किसने? जूलिया डुकोर्ना ने जीता है। नाम याद रखना है। वैसे इस पर जो डिटेल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता ही हूँ, तो उसमें जा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो उसमें आपको 20 जुलाई के नोट्स में मिल जाएगा इसके बारे में बहुत सारी डिटेल। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ आप लोग MZT ऐप इंस्टॉल करके रखो, जिससे आपको डेली का डेली डिटेल नोट्स मिलता रहे। अगर आप डेली करंट अफेयर वीडियो नहीं देख पाते हो, 20 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो एटलीस्ट आप लोग एप्लीकेशन से जा करके नोट्स ही पढ़ लिया करो, उसमें डिटेल्स में दिया गया रहता है। ठीक है, MZT ऐप तो जरूर रखो। अगर आपको अपना एग्जाम निकालना है, MZT ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री में मिल जाएंगी। अगला, AICTE ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक शुरू करने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में AICTE ने, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक की मंजूरी दे दी है। ये 11 क्षेत्रीय भाषाएं कौन सी हैं? इसमें हिंदी होगा, मराठी होगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी और उड़िया। ये 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी अब बीटेक शुरू किया जाएगा। अभी आपको पता है बीटेक इंग्लिश में होता है। ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश ग्रां प्री 2021 फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से लुइस हैमिल्टन जीत की ट्रैक पर आ गए हैं। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रां प्री 2021 फार्मूला 1 रेस जीत चुके हैं। ये रिकॉर्ड 8वीं बार जीते हैं लगातार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 7 बार की ये वर्ल्ड चैंपियन है लुइस हैमिल्टन। दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इनकी ये 99वीं रेस जीत थी। इसके बाद ये 100 रेस अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, 100 फार्मूला 1 रेस अकेले कोई व्यक्ति अभी तक नहीं जीता है। चलिए अगला देखते हैं। ये कहाँ के हैं? ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, यानी कि उसके ड्राइवर हैं। अगला, अमेरिका ने निम्न में से किस देश के साथ मिलकर एक नया क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका दोस्तों अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन तीनों के साथ मिल करके एक नया क्वाड ग्रुप बनाने की घोषणा की है। देखिए, क्वाड का मतलब होता है 4, तो चार सदस्यों का या 4 कंट्रीज का एक समूह होता है। अमेरिका, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो इससे पहले इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके एक क्वाड ग्रुप बनाया हुआ है और उसके तहत वो चाइना को काउंटर करता है। ठीक है, और अभी उसकी उपलब्धि को देख करके इसने इस सेक्टर में भी, इधर भी इसने शुरू कर दिया है, एक नया क्वाड ग्रुप बना दिया है। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान होगा और होगा अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों एक स्टेडियम है, श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये इस बार का दूसरा संस्करण होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? पहला संस्करण दोस्तों हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, तो उसको जीता किसने था? ये भी इंपॉर्टेंट है। जीता था दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी ने। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो है उसने जीता था पहला संस्करण। ध्यान रखिएगा, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दूसरा संस्करण है। अगर खेलो इंडिया गेम होता, खेलो इंडिया यूथ गेम होता, तब ये चौथा संस्करण होता, क्योंकि उसके 3 संस्करण आगे हो गए हैं। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो होगा हरियाणा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन इस बार का। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कर्नाटक में होगा। ठीक है, 2022 में होगा। तो चलिए, और बाकी के जो 3 खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे वो कहाँ कहाँ पर हुए थे? पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा पुणे में हुआ था, तीसरा हुआ था गुवाहाटी में और चौथा अब हरियाणा में होगा। ओके,
अगला, भारत के पहले विक्षु फल का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ? तो भारत का पहला विक्षु फल जो दोस्तों, इसका उत्पादन अभी हाल में हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ये कुल्लू से शुरू हुआ है। कुल्लू एक क्षेत्र है, एक ज़िला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से शुरू हुआ है। बिच्छू फल दोस्तों एक प्रकार से मॉन्क फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, ये चाइना से लाया गया है, चाइनीज़ का एक फल है। इसका इंडिया में प्रोडक्शन करके व्यापार बढ़ाया जाएगा। इंडिया में इसका प्रोडक्शन तेज़ी से होगा। ठीक है, अगला, दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अभी हाल ही में जापान ने अपने आप को बताया है कि ये दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड रखता है। इसने अभी हाल में 319 टीबीपीएस यानी कि होता है टेराबाइट पर सेकेंड, तो टेराबाइट पर सेकेंड की इसने स्पीड अभी हाल में चेक करके टेस्ट करके दिखाई हुई है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लंदन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसने पिछला रिकॉर्ड बनाया था 178 टीबीपीएस का, और यहाँ पर इसने बना दिया है 319 टीबीपीएस का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड इसके पास हो गई है। भारत में अगर बात करें तो अभी भारत में एमबी में सब चल रहे हैं। अगला, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी में शामिल हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में आईसीसी में मंगोलिया, तंजानिया और स्विट्जरलैंड, ये 3 देश शामिल हुए हैं। आईसीसी यानी कि होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी अभी हाल ही में 78वीं एजीएम हुई। एजीएम यानी होता है एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसके तहत ये डिसाइड किया गया कि इसमें दोस्तों ये 3 नए देश अब शामिल होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एशियन रीजन की अगर बात करें तो इसमें 22वां और ये 23वां कंट्री है। और अगर स्विट्जरलैंड क्योंकि यूरोप में पड़ता है, तो इसमें अगर यूरोप का अगर पूछा जाए तो यूरोप का ये 35वां सदस्य देश होगा, 35वां ऐसा देश होगा जो आईसीसी से जुड़ा होगा। आईसीसी के बारे में बात करें तो 1909 में स्थापित हुआ था। दुबई में ये हेडक्वार्टर्ड है। ग्रेग बार्कले इसके नए बने हैं अध्यक्ष, और सीईओ मनु साहनी ने अभी हाल में इस्तीफा दे दिया है, जो कि भारत के थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। जैसे यूपी में था नहीं, एक जिला एक प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। तो उसी की उपलब्धि को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक एक ब्लॉक में एक एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये योजना शुरू की है। ठीक है, ब्लॉक तो आप जानते ही हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक या कहें कि आरबीआई, इनके पूर्व गवर्नर थे बिमल जलान जी, जो कि 20वें गवर्नर थे। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी, इंपॉर्टेंट बुक है द इंडिया स्टोरी, इसको याद रखिएगा। 20वें गवर्नर ने लिखा है। 20वें गवर्नर ये कब से 1997 से 2003 तक। अभी 25वें गवर्नर चल रहे हैं, कौन है? शक्तिकांत दास जी। पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ जी। पहले भारतीय गवर्नर हुए दोस्तों सीडी देशमुख, आरबीआई के। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना शुरू की है? तो आरोग्य रक्षक बीमा योजना दोस्तों एलआईसी ने शुरू की है। ये एक नए तरीके का एक कॉन्सेप्ट है एलआईसी का। अभी तक क्या था, एलआईसी जो था बेवकूफ़ बनाता था। जब एलआईसी करवा लेता था बीमा, उसके बाद जब कोई मरता था तब क्लेम किया जाता था, बहुत सारा इधर उधर का होता था। कभी पूरा पूरा भुगतान भी नहीं किया जाता था कभी कभी, और कभी कभी तो क्या होता था कि लेने वाला भी उसको क्लेम नहीं कर पाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब जितने की एलआईसी कराई जाएगी, खास करके यहाँ पर मेडिकल की बात की जा रही है। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस जितने का कराया जाएगा, तो भले ही कुछ ना पैसा खर्चा हुआ हो वहाँ पर, या थोड़ा बहुत पैसा खर्च हुआ हो चिकित्सा में या उपचार में, लेकिन एलआईसी से जितना का कराया गया है इंश्योरेंस, उतना का ये पूरा पेड करेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से एक नया लुभावना प्रस्ताव है ये एलआईसी का। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना हुई थी 1956 में, मुंबई में ये हेडक्वार्टर्ड है। अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। अच्छा, एमआर कुमार जी का भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। अच्छा, एलआईसी से एक और क्वेश्चन आया था, बताया था मैंने कि इसमें जो एज लिमिट होती है अध्यक्ष पद की, वो बढ़ा दी गई है। अब हो गई है 62 वर्ष। पहले 60 वर्ष तक में रिटायर हो जाना था, लेकिन अब 62 वर्ष कर दिया गया है। एलआईसी में दोस्तों अध्यक्ष का पद भी अब हटा दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा एमडी और सीईओ। फिलहाल जब से ये बोला जाने लगेगा तो मैं भी बोलने लगूंगा और आपको बताने लगूंगा, और इसके बारे में अभी डिटेल, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, सिर्फ ऐसा हो सकता है आगे चल करके। ठीक है, अभी इस पर कोई रूल्स बना नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने S-500 मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया?
रसिया ने किया है S-500 मिसाइल का सफलतम परीक्षण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। S-400 का तो ये बिक्री बहुत ही धड़ल्ले से कर ही रहा है दुनिया भर के देशों में। तुर्की को दिया इसने भारत को भी दिया, भारत को मिलने वाला है, ठीक है, इससे डील चल रही है। S-400 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, और ये अब S-500 का टेस्टिंग भी कर चुका है, सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है। ये डिफेंस जो सिस्टम है दोस्तों, ये हवा में, सतह से हवा में मार करने वाला एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता है। देखिए, एंटी क्रूज मिसाइल तो सबके पास होती है, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कोई बड़ी मिसाइल अगर हो, उससे अगर अटैक किया जा रहा है तो भी ये उसको हवा में ही मार गिराएगी, ठीक है। तो ये है एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल S-500, यानी इसकी जो रेंज है वो 500 से 600 किलोमीटर के आसपास में होगी। वैसे तो ये 600 किलोमीटर के बीच में होगी, लेकिन S-500 इसका नाम ही दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली मैगलेव ट्रेन लॉन्च की है? तो चाइना ने लॉन्च किया है दोस्तों मैगलेव ट्रेन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करते हुए ये चलती है। 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, नाम है मैगलेव ट्रेन। दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन ये मानी जा रही है, या सबसे तेज़ ज़मीनी स्तर पर चलने वाला ये वाहन माना जा रहा है। चाइना ने इसे लॉन्च किया है। ओके, अच्छा 30 सेकंड में आपका लेना चाहूँगा। जो लोग दोस्तों, जितने बच्चे यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हो, यूपी SSC पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही खास ऑफर है। 20 मॉक टेस्ट की सीरीज लॉन्च हुई है, सिर्फ और सिर्फ 99 में आप इसे पा सकते हो। 20 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मॉक टेस्ट की सीरीज है, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियस होकर के, तो 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, आपको पता ही होगा, समय बहुत कम बचा है, ये भी पता होगा। ऐसे में डेली आप प्रिपरेशन करो, डेली पढ़ाई करो, साथ ही साथ शाम को एक मॉक टेस्ट जरूर दे दो, शाम को या सुबह जब आप कंफर्टेबल हो पाओ। एक मॉक टेस्ट डेली देने से होगा यही कि दोस्तों, आपको पता लगता रहेगा कि आप प्रिपरेशन किस दिशा में कर रहे हो, आपको कौन कौन से पोर्शन पर ज़्यादा अभी फोकस करने की ज़रूरत है, क्या क्या पोर्शन आपका वीक है, क्या क्या आपने अभी तक नहीं तैयार है। ये आप रोज़ आप देखोगे, रोज़ आपको बताया जाएगा, क्योंकि रोज़ आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो रोज़ बार बार पता लगेगा आपको कि नहीं, अभी हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इसको जरूर लीजिए। चलिए MJT ऐप पर जाकर के इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महारत्न कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा यूपी में स्थापित किया जाएगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। ये उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का ये पहला हाइड्रोजन संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र होगा। IOCL के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो IOCL के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। 1959 में यह स्थापित हुई थी, हेडक्वार्टर्ड है नई दिल्ली में, और इसके महानिदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन? श्रीकांत माधव वैद्य जी। अगला, हाल ही में ADB ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है? तो इसने बताया है अब नया अनुमान 10%। इसने दोस्तों अपना अनुमान घटा दिया है, पहले इसका अनुमान था 11%, अब इसने बता दिया 10%। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, वही बैंक जिसके उपाध्यक्ष अभी हाल ही में हमारे जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा जी, वो जाकर के बने हुए हैं यहाँ से इस्तीफा दे करके। तो याद रखना है आपको, इसके अध्यक्ष हैं मत्सुओ असाकावा, उपाध्यक्ष कौन? अशोक लवासा जी। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 68। अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया करेगा ये मेज़बानी। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अभी क्या चल रहा है? अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है। इससे पहले मैं 3 रिवाइज करा दे रहा हूँ, इससे बाद के मैं 3 रिवाइज करा दे रहा हूँ। अभी टोक्यो ओलंपिक कब चल रहा है? टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है, ठीक है, 2021 में हो रहा है भले से ही, लेकिन नाम इसका 2020 है। इससे पहले 4 साल घटाइए, 4 साल के अंतराल पर होता है, तो 2016 आता है। 2016 वाला हुआ था रियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 2012 वाला हुआ था लंदन में, ठीक है, लंदन में। 2008 वाला कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था, चाइना में, बीजिंग चाइना में। अब 2020 का हुआ, 2024 कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। साथ साथ आप बोलते जाइए, साथ साथ बोलेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा, और मुझे पता है ये सारी चीज़ें बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद होंगी। 2028 वाला कहाँ होगा? 2028 वाला लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अब 2032 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। 2032 का कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विश्व यूनिवर्सिटी शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो विश्व यूनिवर्सिटी शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन दोस्तों एम वेंकैया नायडू जी ने किया। ये कौन है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू जी, यही इसके चीफ गेस्ट थे, आए हुए थे और इन्होंने उद्घाटन किया। कहाँ पर आयोजन हुआ है? सोनीपत हरियाणा में एक ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसी में ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट आयोजित की गई थी। अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित बंधु योजना लॉन्च की? तो दलित बंधु योजना लॉन्च की है दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव जी, इन्होंने अभी हाल में वहाँ के विधानसभा क्षेत्र में अपने ये परियोजना लॉन्च की है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है दलित बंधु योजना। इसके तहत जो दलित परिवार हैं उनके खाते में सीधे 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में राज्य के अपने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। 58,189 189 ये है पंचायतों की संख्या उत्तर प्रदेश में, ग्राम पंचायतें इतनी हैं। अगला देखते हैं, AIFF के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा दोस्तों पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश झिंगन को मिला है और विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है बाला देवी बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं इंडियन विमेंस टीम की। तो ये बनी है दोस्तों महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर और पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश झिंगन बने हैं। अच्छा, बाला देवी को दोस्तों ये तीसरी बार सम्मान मिला है, तीसरी बार ये विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं और इससे पहले 2014-15 में चुनी गई थी, ठीक है, और अब 2021 में चुनी गई हैं। ओके, अगला देखते हैं, हाईकोर्ट की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से देखने की अनुमति देने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस विक्रमनाथ जी। ये अभी हाल ही में जो हमारे पूर्व CJI हैं स्वर्गीय यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी, उनकी 101वीं जयंती पर ये फैसला लिए ये कि गुजरात के हाईकोर्ट की जो कार्यवाही होगी वो सार्वजनिक रूप से की जाएगी, यूट्यूब पर लाइव होगी। ओके, तो इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो N वेंकटरमन्ना जी हैं ये भी शामिल थे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। ऐसा नहीं है कि ये लीक हुआ है, ठीक है, इसमें अमूमन ऐसे क्वेश्चन देखने पर लोग सोचते हैं कि ये सार्वजनिक जो है वो गुपचुप तरीके से हुआ या लीक हुआ है। तो ये पूरा वेल प्लान के तहत 101वीं जयंती पर लाइव किया गया है और आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि और भी हाईकोर्ट ऐसा करेंगे, अपनी कार्यवाही जो होगी उसको सार्वजनिक करेंगे। अगला, किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्क्सन की NC वर्ल्ड मास्टर्स की सीरीज जीती? तो दोस्तों ये वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये वर्ल्ड ट्रॉफी जीत लिया है विश्वनाथन आनंद जी, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी ने अभी हाल में स्पार्क्सन का NC वर्ल्ड मास्टर शतरंज ट्रॉफी जीत लिया है। जर्मनी के डार्कमुंड में यह आयोजित हुआ था। इन्होंने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराया। किसे हराया? व्लादिमीर क्रेमनिक को हराया। अच्छा, अभिमन्यु मिश्रा जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, अमेरिका के हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। टी गुकेश जो हैं ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किसे विश्व विरासत सूची से हटाया? तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में लिवरपूल को दोस्तों विश्व विरासत सूची से हटाया है। इस पर तो मैंने आपको पूरे डिटेल वीडियो दी हुई है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? टोटल 40 हैं। इनकी पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है, कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं, कब कब इनको शामिल किया गया ये भी मैंने बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश से हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इटली से हैं। इटली से सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर है चाइना, इटली में है 58 और चाइना में है 56 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत का स्थान छठा है 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ। पड़ोसी देश पाकिस्तान में केवल और केवल 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर्ड है ये पेरिस में, पेरिस फ्रांस में ये हेडक्वार्टर्ड है और आंद्रे अजोले इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। कौन है? आंद्रे अजोले। दोस्तों अगर आप डेली वीडियोस देखते होंगे करंट अफेयर की तो ये रिवीजन के रूप में ले रहे होंगे ये सीरीज़, ये वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ आपका रिवीजन हो रहा होगा, बहुत ही अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप इसे दोबारा से सुन रहे हो।
इसीलिए मैं कहता हूँ डेली आप लोग 20 मिनट का टाइम निकाल करके सुबह में एक बार वीडियो जरूर देख लिया करो, ठीक है। डेली करंट अफेयर की उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको बताई जाती हैं, जिससे आपका माइंड एक प्रकार से सेटअप हो जाता है पूरा का पूरा जीके पोर्शन के लिए, ना सिर्फ करंट अफेयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो दोस्तों मीराबाई चानू ने जीता है। सखारोम मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल जीता है भारत के लिए। दूसरा मेडल किसने जीता? पीवी सिंधु ने, पीवी सिंधु ने जीता, पुरसेला वेंकटा सिंधु, इन पर मैंने कल वीडियो आपको दी हुई है, और इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने भारत के लिए, ठीक है। भारत के अभी और मेडल आएंगे और सब पर मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ। फिलहाल ओलंपिक की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जो ओलंपिक शुरू होने से पहले मैंने बना करके दी हुई थी। ओलंपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के लिए चुना गया? तो मध्य प्रदेश के ओरछा और ग्वालियर शहर को, इन दोनों को चुना गया है ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं लिस्ट की गई हैं। ये ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना एक यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई है, उसमें ये शुरू किया गया है, उसमें ये ऐड किया गया है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में, ठीक है। अभी किस किस को ऐड किया गया है? धौलावीरा को, और एक है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना का है, जिसको इसके बारे में अभी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। इसलिए मैंने आपको सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाएंगे जरूर। मैं चाहता तो एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके बता देता, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ। तो इसी वजह से सबके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे उम्रदराज किस छात्रा का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भागीरथी अम्मा जी का निधन हो गया है 107 वर्ष की उम्र में। ये भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा कही जाती हैं। 105 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी शिक्षा जारी करने का फैसला लिया। ये केरल की रहने वाली थी, केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली थी। चलिए केंद्र सरकार द्वारा इनको दोस्तों प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। कारगिल युद्ध विजय की याद में दोस्तों मनाया जाता है 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, कारगिल विजय दिवस दूसरा है और विजय दिवस दूसरा है। एक विजय दिवस भी मनाया जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। वो 16 दिसंबर जो 1971 वाले में हुआ था ना, जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के, जिसमें 93,000 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो घुटने के बल बैठे थे, सरेंडर किए थे, तो उसकी याद में मनाया जाता है वो विजय दिवस। यहाँ पर ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। क्लियर है? अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की पहली शाखा खोली गई? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली ब्रांच खोली है राष्ट्रपति भवन में। इसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का पहला अकाउंट ओपन किया गया है और उद्घाटन अकाउंट हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। SBI के बारे में तो आपको पता ही होगा, 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ था। इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके किया गया था SBI के नाम। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और दिनेश कुमार खारा जी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच इंद्र 2021 नाम का सैन्याभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों अगस्त मंथ में ही शुरू होगा, इंद्र 2021। अब देखिए इंद्र ऐसे लिख लीजिए, इंद्र में देखिए IND यानी इंडिया, RA यानी रसिया। तो भारत और रसिया के बीच में, इंडिया और रसिया के बीच में आयोजित हुआ दोस्तों ये इंद्र नाम का ये सैन्याभ्यास। कहाँ पर आयोजित होगा? ये आयोजित होगा रसिया में ही, रसिया में इस बार आयोजित होगा। रसिया में कहाँ पर? ये वहाँ का एक वोल्गोग्राड क्षेत्र है, वोल्गोग्राड रीजन है, साउथ है रसिया में, वहीं पर आयोजित होगा, ठीक है। इसमें तीनों सेनाएं भाग लेंगी। अगला, हाल ही में किस देश ने अपना नया फाइटर प्लेन चेकमेट लॉन्च किया? तो रसिया ने ही इसे लॉन्च किया है, चेकमेट। ये दोस्तों 5th जनरेशन का एक फाइटर प्लेन है और सबसे खतरनाक माना जा रहा है। ये अमेरिका का जो F-35 है ना, उसकी टक्कर के लिए लॉन्च किया है रसिया ने। सुखोई कंपनी ने इसे बनाया है। सुखोई कंपनी आप जानते ही होंगे, सुखोई के कई विमान जो है भारतीय वायुसेना यूज करती है। अगला, हाल ही में 800 साल पुराने किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? आ गया क्वेश्चन। विश्व धरोहर सूची में दोस्तों अभी हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर कहा जाता है,
रामप्पा मंदिर कहा जाता है, तो उसे शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसे भारत की 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। अभी 40वां आएगा धौलावीरा, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में वो भी क्वेश्चन लिया गया क्योंकि वो भी पूछा जाएगा। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है कहाँ पर? तेलंगाना में है, इसको याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके द्वारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ियों के कोच को कितना पुरस्कार देने की घोषणा की है। देखिए, खिलाड़ियों के कोच की यहाँ पर बात हो रही है, तो IOLA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने घोषणा की है कि अगर कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जो गोल्ड जीतता है तो उसका जो कोच है, जो गया हुआ है टोक्यो ओलंपिक में, वही कोच, उसको मिलेंगे 12.5 लाख रुपए। अगर वो सिल्वर जिताता है तो फिर मिलेंगे 10 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए तब मिलेंगे अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, तो उसका खिलाड़ी जो है, ठीक है, यहाँ पर कोच को मिलेगा अगर खिलाड़ी जीतता है तो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो नासा ने दोस्तों अभी हाल ही में स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। स्पेस एक्स भी दोस्तों ये अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है और एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है एलन मस्क की। नासा जो है ये गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। नासा यानी कि होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसने यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए लॉन्च किया है। यूरोपा नाम क्यों रखा गया है? एक्चुअली में यूरोपा जो है ये बृहस्पति जो ग्रह है उसका एक उपग्रह है और एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, उसका, ठीक है। जैसे भारत का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है। तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, और अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर बात करें तो तमाम सारे लॉन्च किए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर स्पेस एक्स के साथ ये समझौता होगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने एन ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। इम्पोर्टेंट बुक ये भी है, एन ऑर्डिनरी लाइफ। इसे लिखा गया है दोस्तों अभी हाल ही में भारत के ही अशोक लवासा जी के द्वारा, जिनके बारे में अभी मैंने बताया ADB के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। तो अशोक लवासा जी दोस्तों ये ADB के उपाध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले ये चुनाव आयोग में थे, चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। वर्तमान में चुनाव आयोग में कौन कौन है? वर्तमान में चुनाव आयोग में दोस्तों सुशील चंद्रा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। राजीव कुमार जी दोस्तों चुनाव आयुक्त हैं, और अनूप चंद्र पांडे जी नए चुनाव आयुक्त आए हुए हैं। क्लियर है? चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में कहा गया है भारतीय संविधान में 3 सदस्यीय संस्था होती है। अगला, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। WHO के द्वारा ये मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम है, क्या रखी गई है? हेपेटाइटिस कांट वेट। क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों फिलीपींस, जिसने अभी हाल ही में दोस्तों गोल्डन राइस के इसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए, या कहें कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एक प्रकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ये जो गोल्डन राइस होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से बचपन के जो कुपोषण होते हैं उनको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगला देखते हैं, ब्रिटेन की अदालत ने किस भारतीय भगोड़े को दिवालिया घोषित किया? तो विजय माल्या को, पहले भारतीय भगोड़े को घोषित किया है दिवालिया अभी हाल ही में ब्रिटेन की अदालत ने। भारत लगा हुआ है इनको वापस लाने में, प्रत्यार्पण पर, ठीक है, विजय माल्या को। फिलहाल विजय माल्या जी अच्छे चाल चल रहे हैं वहाँ पर। ये SBI को चूना लगा के गए हुए हैं। 1600 करोड़ रुपए का सबसे ज़्यादा लोन ये लिए थे SBI से। इसके बाद PNB से भी ये 800 करोड़ लिए थे, और भी बहुत सारी बैंकों से ये लिए उधार। 13 बैंकों से ये मिला करके टोटल 9,432 करोड़ रुपए लेकर के भाग गए। इनको भारत का पहला भगोड़ा घोषित किया गया। इसके अलावा किसे किसे भगोड़ा घोषित किया गया? नीरव मोदी को, ये तो इनसे भी बड़े हैं। 11,000 से ज़्यादा, 11,000 करोड़ से ज़्यादा का चूना इन्होंने लगाया। मेहुल चोकसी, ये भी भगोड़े घोषित किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो कर्नाटक के दोस्तों अभी BS येदियुरप्पा जी जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नए मुख्यमंत्री कौन बने? बसवराज S बोम्मई। दोनों ही BJP पार्टी से हैं, दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी करीबी हैं। बसवराज S बोम्मई दोस्तों नए अब चीफ मिनिस्टर होंगे कर्नाटक के। अच्छा, इनका मैंने आपको ये भी बताया, कर्नाटक के अभी हाल ही में नए गवर्नर भी आए हैं। कौन आए हैं? थावर चंद गहलोत जी। थावर चंद गहलोत जी नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे है। ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। जो बाघ होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं, उनके संरक्षण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है।
इस बार की थीम क्या रखी गई है? देयर सर्वाइवल्स इज इन आवर हैंड्स। फिर बोल रहा हूँ, देयर सर्वाइवल्स इज इन आवर हैंड्स। 2010 में ये मनाया जाना शुरू हुआ है। ओके, अगला देखते हैं। किस देश ने ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने इंट्रोड्यूस किया है ई नायरा को। ई नायरा नाइजीरिया की करेंसी होगी। देखिए, नाइजीरिया की ये डिजिटल करेंसी होगी, क्रिप्टो करेंसी जिसे कह सकते हैं। नाइजीरिया की जो करेंसी है वो है नायरा, नायरा, और इसकी अब डिजिटल करेंसी क्या होगी या क्रिप्टो करेंसी क्या होगी? ई नायरा। बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हो। नाइजीरिया के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल होती है अबूजा। क्या? अबूजा होती है इसकी कैपिटल, अबूजा। इसके प्रेसिडेंट हैं महमूदू बुहारी, और नायरा यहाँ की करेंसी तो है ही। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता या कहें सबसे युवा गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं दोस्तों मोमोजी निशिया। मोमोजी निशिया जो दोस्तों ये कहाँ की हैं? ये जापान की रहने वाली हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में स्केट बोर्डिंग में जीता है गोल्ड। किसमें? स्केट बोर्डिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को के द्वारा भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? देखिए, आ गया धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित एक हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। ठीक है, वहाँ का एक क्षेत्र था धौलावीरा, तो उसे अभी हाल ही में 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर मैंने वीडियो दी हुई है, अगेन बोल रहा हूँ, आप जाकर के देखिएगा जरूर। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि उसमें मैंने पूरी की पूरी 40 की 40 की लिस्ट बताई हुई है कि किसे कब शामिल किया गया, कहाँ पर क्या स्थित है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला पहला भारतीय ऐसे विश्व विरासत स्थल कौन था, आप बताओगे अजंता की गुफा। कब शामिल किया गया? 1983 में। फिर एलोरा की गुफा 1983 में, वो भी ऐड किया गया। फिर दोस्तों ताजमहल 1983 में ऐड किया गया, और आगरा का किला ये भी 1983 में ऐड किया गया। एक्चुअली में जो यूनेस्को वाली टीम आई थी ना, वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ही आई, और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश में गई आगरा, तो आगरा में ये दोनों स्थित है। क्या क्या? ताजमहल और आगरा का किला, इसे आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र में क्या स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये टॉप 4 मैं आपको बता दिया हूँ, पूछा जाएगा जरूर। चारों को एक ही साल यानी 1983 में ही ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में रिजर्वेशन करने वाला ये पहला राज्य बन गया है कर्नाटका। कर्नाटका ने घोषणा की है कि ये 1% सीट जो है वो आरक्षित करेगा, रिजर्व रखेगा। किसके लिए? ट्रांसजेंडर जो पर्सन होते हैं उनके लिए। ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए आरक्षण नहीं है, ये वहाँ पर जो सीट होती है उसमें आरक्षण के लिए है। ठीक है, उसमें 1% सीट रिजर्व होगी। मान लीजिए 100 सीट निकलती है, तो उसमें 1 सीट जो होगी वो ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व रहेगी। केवल 99 सीट के लिए बाकी लड़ाई होगी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? वो बन गई है पेटीएम। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दोस्तों 1 करोड़ यानी कि कहें कि 10 मिलियन से ज़्यादा दोस्तों इसने फास्टैग जारी कर दिया है। फास्टैग क्यों यूज होता है? टोल प्लाजा पर दोस्तों टोल टैक्स वसूलने का एक प्रकार का एक डिजिटल सिस्टम है। ठीक है, तो पेटीएम जो है सबसे ज़्यादा फास्टैग जारी कर चुका है। पेटीएम के बारे में बात करें, 2010 में स्थापित हुआ था। विजय शेखर शर्मा जी दोस्तों इसके फाउंडर एंड CEO हैं। हेडक्वार्टर्ड है ये नोएडा में, नोएडा यूपी में। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने नेटवेस्ट अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता? तो अभी हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसने अभी हाल ही में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता हुआ है। मध्य प्रदेश की ये सतपुड़ा में स्थित है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ओके, इसने अर्थ गार्जियन की श्रेणी में जीता है, कैटेगरी में जीता है ये अवार्ड। मध्य प्रदेश में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है, रणथंभौर है। ठीक है, तो इनको सबको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष किसे चुना है? तो दोस्तों अभी हाल ही में 76वें सत्र के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद दोस्तों ये कहाँ के हैं? ये हैं मालदीव के। ये आएंगे बोल्कन बोजकिर की जगह पर। बोल्कन बोजकिर आपको याद हो, इससे पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अध्यक्ष थे। तो वो 75वें सत्र के लिए थे, ये 76वें सत्र के लिए हैं। प्रत्येक वर्ष नियुक्त किए जाते हैं। मालदीव की ये पहले व्यक्ति हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अध्यक्षता करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीत लिया है वैदेही डोंगरेह ने। किसने?
वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 बन चुकी हैं। ये मिशिगन की हैं, 25 वर्ष की इनकी उम्र है और इन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीत लिया है। कथक ये नृत्य जो होता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इंडियन क्लासिकल डांस है, उसके प्रदर्शन के लिए इनको मिस टैलेंटेड अवार्ड भी ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, तो देखिए अब ये तो हो गई मिस इंडिया यूएसए। अगर आपसे मिस यूनिवर्स पूछा जाए तो एंड्रिया मेजा का नाम याद रखिएगा, चौथे ऑप्शन में मैंने लिख दिया है। क्लियर बिल्कुल। तो ये तो थे जुलाई मंथ की वीडियो। लाइक करोगे कि नहीं? लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर सीरियसली आप लोग करंट अफेयर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो। करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी सब्जेक्ट आप तैयार करो, करंट अफेयर मेरे ऊपर छोड़ दो। करंट अफेयर में 100% स्कोर करोगे आप। जो जो मैं बताता जाऊँ बस आपको वही वही सुनते जाना है। इस वीडियो को अब आप देख लियो हो, इसकी क्विज़ मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन पर, MZT ऐप पर जाओ, इसकी क्विज़ सॉल्व कर लेना। वहीं पर इसकी PDF मिलेगी, उसको भी डाउनलोड कर लेना। PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। MZT एजुकेशन लिख करके सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर भी चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी वगैरह के कोर्स हैं, UP PET के लिए आया है उत्तर प्रदेश स्पेशल GK की ई-बुक, और इसके अलावा SSC GD कांस्टेबल का, हिंदी का, मैथ का और पॉलिटी वगैरह का कोर्स है। आप जाकर के इसको देख सकते हैं, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, पसंद आए तो इसे ले भी सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर ही कर देना। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।